के सत्ता में आने के बाद कोई भी जाना नहीं चाहता है। इसी तानाशाही को रोकने के लिए हमारे संविधान में संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट है और चुनाव आयुक्त एक ऐसा व्यक्ति जो 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता, 2027 तक उसका टर्म था और 2027 तक उनकी वो हैसियत थी ये सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके सामने कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी और ये मजबूरी किस लेवल की होगी, इसका अंदाजा या तो उनको स्वयं होगा। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे साथ आदित्य कुमार जी हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने से पहले इस्तीफा दे दिया, इस विषय पर हम बात करेंगे कि अचानक चुनाव आचार संहिता लगने के 2-4 दिन पहले एक चुनाव आयोग का इस्तीफा होना क्या लोकतंत्र के लिए सही है या नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है अपना कीमती समय देने के लिए। हम जानना चाहेंगे, अभी तक आज़ादी के बाद क्या ऐसा मौका आया है कि ये चुनाव आयोग जो आचार संहिता लगने के पूर्व 2-4-5 दिन के पहले इस्तीफा देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या लोकतंत्र के हित में है या लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नजर आ रहा है? आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। दिनेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया और ये बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव मुद्दा है इस देश के लिए। देखिए, भारत में जो संविधान है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं संविधान का सेफ्टी वाल है। अगर कोई भी देखिए सत्ता में आने के बाद कोई भी जाना नहीं चाहता है, बहुत उम्मीद रहती है कि आदमी वहां पहुंचकर तानाशाह हो जाएगा। तो इसी तानाशाही को रोकने के लिए हमारे संविधान में संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट है और चुनाव आयुक्त है और जो भी ये संस्थाएं हैं कि इनको ये सबके साथ, पक्ष के साथ और विपक्ष के साथ, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। देश में एक चुनाव होगा, चुनाव निष्पक्ष होंगे, जनता जिनको चुनेगी वो देश पर सत्ता शासन करेंगे और उसमें भी सत्ता शासन भी निरंकुश नहीं होता है। सत्ता शासन भी जो करता है वो केवल इस चीज का एक सूचक होता है कि हमें आपसे ज्यादा वोट मिले हैं, जनता ने मेरे ऊपर ज्यादा विश्वास किया है और हम एक राह पर चलेंगे, आप उसमें मेरा सहयोग करेंगे, आपको कोई आपत्ति होगी तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, विचार किया जाएगा, बस इतना सा अर्थ है। लेकिन होता क्या है, लोग तानाशाह हो जाते हैं। ये जिस तरह से अचानक इस्तीफा देना और कोई भी व्यक्ति इस्तीफा देता है छोटा सा छोटा पद पर रहते हुए, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जनता को बताता है कि क्या कारण रहे, किन विषय पे, किन बिंदुओं पर इस्तीफा दिया गया। और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश के जो चुनाव आयोग हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और लोगों को जानकारी तक नहीं आखिर क्यों इस्तीफा दिया गया, क्या कारण रहा होगा। देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारतीय प्रोटोकॉल लिस्ट में इनका नमा स्थान है और इनका जो स्थान है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इनकी जो रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर है। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक संस्था है। तो देखिए, आज मुझे तो बड़ा हंसी आती है इस बात पर, आज जो देश की स्थिति है, जो यहाँ बेरोजगारी का आलम है, लोग पढ़े लिखे लोग कितने भटक रहे हैं छोटी छोटी नौकरियों के लिए, चपरासी के लिए, छोटी सी 3rd क्लास पुलिस की नौकरी के लिए और कितने लोग आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद पर्चा लीक हो जाता है। बेचारे कितने लाखों लोगों का, बल्कि देश में करोड़ों लोगों का भविष्य चौपट हो रहा है। इस स्थिति से देश गुजर रहा है और कहाँ एक चुनाव आयुक्त, एक ऐसा व्यक्ति जो 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता, 2027 तक उसका टर्म था और 2027 तक उनकी वो हैसियत थी ये सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति ने अगर इस्तीफा दिया है तो उसके सामने कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी और ये मजबूरी किस लेवल की होगी, इसका अंदाजा या तो उनको स्वयं होगा या बाकी जो लोग उनसे
जो काफी करीब हैं या इस विषय में ज्यादा जानकारी रखते हैं जी। उनको इस चीज का इस्तीफा होगा। जैसे एक चीज होती है, जैसे मीडिया में खबर चलती है, जैसे चलाई जा रही है कि उनके सीनियर थे मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे, एक पद खाली था, ये थे और मुख्य चुनाव आयुक्त थे, तो उनसे इनके मतभेद थे। दिनेश जी एक चीज बताइए, आप मीडिया में काम करते हैं जी। आप किसी संस्थान में काम करें, आपके किसी सीनियर से अगर पटरी ना खाए और आपका पद अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, सुरक्षित हो, आप तो उससे बगावत कर जाएंगे। ठीक है, नहीं आपकी बात मान ली है, सही है, ठीक है, नहीं आपकी बात मान ली है, और ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो देख रहे हैं कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, आपको कौन हटाई दे रहा है। बिल्कुल। तो ये सब बेकार की बातें हैं। कोई सीनियर के मतभेद होने की वजह से इतने बड़े पद से इस्तीफा दे देगा, जबकि वो आदमी 2025 में चीफ इलेक्शन कमीशन बनने वाला था। ऐसा सवाल ही नहीं कि सीनियर के मतभेद की वजह से। इसमें कोई बहुत बड़ा कारण रहा होगा, और कारण मैं क्या आपको बताऊं, अब ज्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी। जब इनका सिलेक्शन हुआ था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। तो देखो ऐसा होता है, जैसे हम किसी के करीब जाते हैं तो हमें कुछ फायदा मिलना शुरू होता है, धीरे धीरे हम उस राह पर आगे बढ़ते हैं। कई बार अंतरात्मा ये धिक्कारती है कि नहीं मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आदमी सोचता है चलो हो रहा क्या करना है, हमारा भी अपना निजी फायदा हो रहा है। ऐसे कर करके आगे बढ़ते गए, लेकिन एक समय आता है जब आदमी का जमीर जाग जाता है, और ये ऐसा समय आया जो उनसे जो दबाव बना के जो उनसे कराया जाने की उम्मीद कर रहे होंगे बीजेपी के लोग, तो वो उनके बस से बिल्कुल बाहर होगा। तो आपका क्या मानना है, कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आके ऐसा कदम उठाया होगा? देखिए निश्चित रूप से इसमें ये सब बातें कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा तो सबको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी पहले जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता था? प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक, अब उनको जब उन्होंने इनके चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पे आपत्ति की, तमाम बवाल हुआ। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने नया बिल लेके सुप्रीम कोर्ट जज को ही हटा दिया। ठीक, सीजीआई को हटा दिया। किसको ले लिया? प्रधानमंत्री रहेगा, उनका एक मंत्री रहेगा, नेता विपक्ष रहेगा, बहुमत में 2 लोग हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जो प्रधानमंत्री कहेगा वो चुनाव आयोग में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्थिति है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, अरुण गोयल के ऊपर एक इतना बड़ा दबाव होगा जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और मजबूरी में उन्होंने इतने बड़े पद से इस्तीफा दे दिया। नहीं तो कोई 3rd क्लास की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता है। और दूसरी बात, एक चीज ये समझ में नहीं आ रही कि इतने बड़े पद पर रहकर अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दिया, और बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया है उन मीडिया में इतनी बड़ी खबर आग की तरह फैल जानी चाहिए, जन जन तक पहुंच जानी चाहिए, लेकिन वो खबर कहीं ना कहीं दबाई जा रही, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही। और किसी भी पद पर, छोटे छोटे पद पर रहकर अगर कोई इस्तीफा देता है तो प्रेस वार्ता करता है, जनता को बताता है कि किन मुद्दों पर मैंने क्या कारण रहा इस्तीफा दिया। और एक चुनाव आयोग भारत का इस्तीफा देता है, जनता को बताया नहीं जाता है कि आखिर कारण क्या रहा होगा। देखिए ये बात आज सर्वविदित है कि देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बड़े बड़े संस्थानों की, उनमें जो है पैसा लगा हुआ है, एक तरीके से पूरी बिकी हुई है। चंद पत्रकार जो अपने इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करते हैं, या जो सोशल मीडिया पर इस तरह के पत्रकार आप लोगों जैसे हैं, वो कुछ सच्चाई जिनके जितने उनके रिसोर्सेज हैं पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। उनके पास क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास इतना पावर नहीं, पैसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा कर सके। मेन स्ट्रीम मीडिया ये सर्वविदित है कि आजकल पूरी तरह की सरकार की गुलाम है। सरकार जो उनसे जैसा कर, अब आप देख लीजिए इतना बड़ा कांड हुआ, अगर मीडिया अपनी जगह पे सही काम कर रहा होता तो आपत्ति इस बात को उठाता कि आखिर इतने बड़े पदाधिकारी ने इस्तीफा क्यों दिया, इतनी बड़ी संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था से इस्तीफा क्यों दिया, और चुनाव के तुरंत पहले तो वो ये न कह के वो क्या कह रहे हैं कि उनके उसको सबको जब लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सीनियर से मतभेद थे, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हीं को दोषी ठहरा रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो बीजेपी ये 400 पार का नारा दे रही है, हकीकत ये है कि जनता में 400 पार दूर दूर तक है नहीं। तो अब 400 पार कहां से आएंगे? 400 पार एन कैन प्रकारेण कैसे भी सिस्टम को मैनेज करके और चुनाव आयोग को मैनेज करके
जो मर्जियां करा के, ये असल में बंगाल जो है, बंगाल जीतना चाह रहे हैं। और जहां जहां देश में हार रहे वहां भी भाई ये 400 पार जो नारा दे रहे हैं, ये 400 पार नारा जनता के दम पर नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर का मुद्दा जितना इन्होंने उछाला, जनता में कोई बहुत ज्यादा उसका असर नहीं है। ठीक, हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की, जनता में कोई उसका असर नहीं है। चाहे ये समझ लीजिए कि वक्त बदल गया, या लोग हिंदू मुसलमान सब समझदार हो गए, जो वो जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां ये सब क्यों करती हैं। कोई आपस में नहीं लड़ना चाह रहा। कई छोटे मोटे लोफड़े लफंगे टाइप के लोग दारू वारू पी के थोड़ा बहुत बवाल करने अलग बात है, नहीं तो लोग सब सच्चाई जान गए, अब कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करना चाहता। तो अब वही बात, 400 पार कहां से आएगा? तो 400 पार तभी आएगा जब चुनाव आयोग इनकी मर्जी के मुताबिक काम करेगा, फर्जी वोट डलवाएगा, फर्जी सब काम करेगा। कहीं ना कहीं अरुण गोयल का जमीर एक पॉइंट के बाद उनका जमीर ये जागा और उन्होंने कहा नहीं अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप कर भी क्या सकते हैं? देखिए 2020 की मैं बात बता रहा हूं जी। 2020 में अशोक लवासा थे। अशोक लवासा ने जब इनका विरोध किया तो क्या हुआ? अशोक लवासा के बीवी बच्चों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। अशोक लवासा ये पहला नहीं है कि इन्होंने इस्तीफा दिया, इससे पहले भी 2020 में अशोक लवासा इस्तीफा दे चुके हैं। अच्छा। 2020 में अशोक लवासा ने इस्तीफा देके बेचारे विदेश चले गए। इसके बाद जो उनके बच्चों के और उनकी पत्नी के खिलाफ जो भी जांच शुरू हुई थी, वो पता नहीं कहां खत्म हो गई, क्या हो गई। कुल मिलाकर उन पर एक दबाव बनाया गया था कि वो अपनी मनमर्जी ना करें। यानी सरकार के कुछ तानाशाह लोग हैं जो सबकी एकदम नस पकड़े हुए हैं, जिसको जो अपनी मर्जी से क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से जो करना चाहेगा उसको वैसा नहीं करने देंगे। जो उनकी मर्जी होगी उनके मुताबिक काम करें। ये सब चीजें हैं। बाकी अशोक लवासा बेचारे विदेश चले गए और उनकी पत्नी बच्चों के खिलाफ जांच फिर बंद हो गई, पता नहीं कहाँ चला गया, पकड़े खत्म हो गया। तो ये सब चीजें हैं, ये इनका जो है। बाकी तो क्या आपको लगता है कि ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें कुछ परिवर्तन आपको नजर आ रहा है? देखिए अगर जमीन पर देखा जाए, ये बात मैंने पहले भी कही है कि निश्चित रूप से विपक्ष में इंडिया गठबंधन जो हुआ, उनके कुछ लोगों ने धोखा दिया। या ये कहें कि आजकल इतनी टेंटेटिव पॉलिटिक्स है कि हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा चाहती है, कैसे भी फायदा मिले इससे मिलके। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, यही नहीं पता सोएंगे किसके साथ, जागेंगे किसके साथ। ठीक, अनुप्रिया पटेल देख लीजिए, इनके पिताजी ने पूरी लाइफ संघर्ष किया मनवादी ताकतों के खिलाफ। वो कितने स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वो अलग बात है, वो जिंदगी में अपनी लाइफ में उन्हें कोई विधायक सांसद या इस तरह का पद नहीं मिला, लेकिन सोनेलाल पटेल की जो इज्जत थी, वो जो उस समय के लोग हैं और आज भी जानते हैं कि सोनेलाल पटेल क्या चीज थी। लेकिन उन्होंने अपने फायदे के लिए चली गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि राजनीति हर आदमी अपने फायदे के लिए कर रहा है, और फायदे के लिए कर रहा है, इसीलिए इस तरह की सब चीजें होती हैं। इंडिया गठबंधन के लोग आए, उन्होंने देखा कि हाँ मुझे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बनने आया था। अब नीतीश कुमार का सपना ये था कांग्रेस हमें करके प्रधानमंत्री बना देगी, और नीतीश कुमार का तो ये है कि उनका इस समय माइंडसेट भी जो है बुढ़ापे की वजह से मेरी समझ से खराब हो गया। तो उससे एक तरह से अब आई बात चुनाव, मतलब 2024 में 2024 को मैं ऐसे देखते हैं कि राहुल गांधी की छवि निश्चित रूप से सुधरी है। उनका कांग्रेस का वोट पूरे देश में कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगा, और कुछ न कुछ बढ़ेगा। बीजेपी हो सकता है बीजेपी सरकार में भी ना पाए, क्योंकि हवा चलती है तो एकदम चल के रह जाती है फिर, और नहीं तो इतना तो मैं श्योर कह सकता हूं कि बीजेपी कमजोर होगी। जैसे मैन मीडिया एक प्रोपगंडा चला रहा है कि 400 पार या लड़ाई में मोदी के सामने कौन। अगर ये प्रोपगंडा ना चलाया जाए 400 पार का और मोदी के सामने कौन, क्या 140 करोड़ की आबादी वाले देश में मोदी का सामना करने के लिए कोई यही नहीं? देखिए बताएं, सच्चाई ये है कि इस देश में बहुत अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हुए, एक से एक काबिल प्रधानमंत्री हुए। मोदी उनके सामने कुछ नहीं है। आप समझिए राजीव गांधी की जो सोच थी, आप समझिए इंदिरा गांधी ने जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्या स्थिति रही। पुराने लोगों से पूछिए वो इंदिरा गांधी का सम्मान क्यों करते। और मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री, अरे एक से एक लोग प्रधान, जवाहरलाल नेहरू। बताइए मोदी अगर इनकी कहीं भी तुलना करी जाए, इनकी तुलना में कहीं भी इस छिनवन उंगली पर भी नहीं आते हैं। सच्चाई ये है। उनका समय चल रहा, काल चल रहा, इसलिए सब। रही बात 400 पार 800 पार, ये इसके केवल दो तरीके हो सकते हैं। मीडिया चिल्ला रही है
इसके केवल एक तरीका यही है कि चुनाव आयोग को मैंने चाहिए चुनाव बेईमानी कराना। दूसरा तरीका ईवीएम का भी हैंग करना, या वो एक सिस्टम हो सकता है। बाकी जनता में मुझे नहीं लगता है कि 400 पार या ऐसा कुछ होने वाला है। मैं पूरी विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को और इनके सहयोगियों को, एनडीए को, पिछले चुनाव से वोट इनको कम मिलेंगे, इनकी सीटें कम होंगी। इतना मैं कह सकता हूं। चुनाव आयोग के इस्तीफा के बाद क्या जनता को मान लेना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं सरकार अपनी मनमानी करेगी? देखिए, होता है, ये सब होता है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में है। कई बार लोगों को निराशा भी होती है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं, अब जैसे एसबीआई वाला जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिए हैं। सरकार उसमें क्या करेगी, एसबीआई क्या करेगी, वो देखने वाली बात है। जब तक सुप्रीम कोर्ट है, और इस देश की जनता सबसे महान है दिनेश जी। इस देश की जनता ने समय समय पर बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ के फेंक दिया है। किसी को इस देश की क्या, देखो, तानाशाही और उसकी सबकी एक सीमा होती है। तो यहाँ ये बहुत ज्यादा चलने वाला नहीं है। अब जितनी इन्होंने अति कर ली है, अब शायद इससे ज्यादा आगे ये नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, हमें नाम याद नहीं आ रहा है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट में या सरकारी संस्थाओं में किसी भी धर्म की पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की पूजा पाठ होनी चाहिए, उसी के विचार, संविधान की बात करनी चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये चाह रहा है या देश की जनता को एक मैसेज देना चाह रहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर किसी भी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष ही देश ही है। ये तो सब प्रोपेगेंडा खड़े किए गए हैं। भारत में सभी को अपने जिस पे आस्था है पूजा करने का, उसको अर्चना करने का पूरा अधिकार है। और कोई भी धर्म, कोई भी संस्थान, कोई भी धार्मिक स्थल संविधान से ऊपर नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट को इतना कहना पड़ा, यही बड़ी बात है। भाई, हम देश के नागरिक हैं, मुझे अपनी सीमाएं, अपना संविधान पता होना चाहिए। धर्म कहाँ है, संविधान कहाँ है? आप ये बताइए, अगर धर्म के साथ सब एकजुट होकर आ जाते तो संविधान की जरूरत क्यों पड़ती? सही बात, क्यों पड़ती? संविधान देश का जो बनाया गया है, बाबा साहब ने कई बार गांधी जी का खुला विरोध किया, और नेहरू और गांधी जी की मैं तारीफ मानूंगा। उस समय का जो इतिहास पढ़ते हैं, आजकल तो लोग पढ़ते नहीं, जो इतिहास पढ़ते हैं वो उन्हें पता होगा कि नेहरू और गांधी ने अंबेडकर जी की हर एक बात को कितनी गहराई से लिया। और आज जो अधिकार मिले हैं, ये किसी भी बैकवर्ड, एससी, महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, ये धर्म की वजह से नहीं मिले हैं, संविधान, ये संविधान की वजह से मिले हैं। आज अगर भारत में बैकवर्ड लोग या एससी लोग या महिलाएं बराबरी की कोशिश करती हैं, या कई जगह पे बराबर हैं, आगे भी हैं, तो ये सब उसकी वजह से नहीं है, ये धर्म की वजह से नहीं है। धर्म में उनकी क्या परिभाषा है आपको भी पता है, ढोल गमार शूद्र पछुनारी, ये अधिकारी दूसरे धर्म में उनको ऊपर से नीचे तक उनको वो पहनाए रहो। तो धर्म ठीक है, धर्म बुरी चीज नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति को बराबरी करनी है तो फिर उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमारा संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उसमें स्पष्ट है कि व्यक्ति को, भारत के नागरिक को वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य। कुछ संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? आम जनता को हमारे पास यही संदेश है कि देखिए, संविधान सब कुछ है। संविधान अगर नहीं रहा तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमें पहले देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के मूल कर्तव्य पढ़ने चाहिए, हमारे अधिकार पढ़ने चाहिए। पूजा अपने घर पे करें, लेकिन बाहर निकलें तो संवैधानिक आधार पर सबको समानता का अधिकार दें। व्यक्ति में, महिला पुरुष में, क्षेत्र में, ऊंच नीच में, गरीब अमीर में फर्क ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।